हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, ऊर्जा संसाधन। आज आप ऊर्जा संसाधन के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो चलिए इस सिलेबस को स्टार्ट करते हैं और अध्ययन करते हैं कि ऊर्जा संसाधन क्या है, उसका क्या स्वरूप है और कौन कौन से क्षेत्रों में इनकी क्या अवस्थिति है। तो चलिए इस सिलेबस को स्टार्ट करते हैं और अध्ययन करते हैं ऊर्जा संसाधन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ऊर्जा संसाधन है क्या। तो सबसे पहले इसको समझेंगे कि ऊर्जा संसाधन क्या है। तो इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले है जिन संसाधनों का उपयोग उद्योगों को चलाने के लिए, यानी जिन संसाधनों का प्रयोग उद्योगों को चलाने के लिए शक्ति के रूप में किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा संसाधन कहते हैं। तो एकदम क्लियर हो गया कि जिन संसाधनों का उपयोग जो है उद्योगों को चलाने के लिए शक्ति के रूप में किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, ऊर्जा संसाधन कहते हैं। तो एकदम सिंपल सी बात में, सिंपल शब्दों में आप लोगों ने समझा। अब हम लोग अध्ययन करेंगे ऊर्जा संसाधन, इसके वर्गीकरण को समझेंगे। ऊर्जा संसाधन के दो वर्गीकरण हैं। सबसे पहले है ऊर्जा के परंपरागत साधन। पहला क्या है, ऊर्जा के परंपरागत साधन, और सेकंड है ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन। अब ध्यान देंगे, परंपरागत साधन यहाँ पे है। तो ऊर्जा के जो परंपरागत साधन है जो पहले से विद्यमान हैं, ऐसे साधनों को क्या कहा जाता है, परंपरागत संसाधन कहते हैं। और जिसको हमने वर्तमान या आधुनिक समय में टेक्नोलॉजी के माध्यम से, नए नए तकनीकी के माध्यम से जिनका खोज किया है उन्हें क्या कहते हैं, आधुनिक या फिर ऊर्जा के परंपरागत साधन। तो इस तरह से ऊर्जा संसाधन के दो वर्ग हैं, परंपरागत साधन और गैर परंपरागत साधन। तो ऊर्जा के परंपरागत साधनों में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें है लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है। ये सभी क्या हैं, ऊर्जा के परंपरागत साधन हैं, यानी कि पहले से विद्यमान थे। और अब ऊर्जा के हम लोग गैर परंपरागत साधन पे अध्ययन करेंगे, यानी ऐसे साधन, ऐसे स्रोत जिनकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इनकी खोज अब किया है, आधुनिक समय में किया है। तो इसमें कौन कौन सा है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस है, भूतापीय ऊर्जा है और ज्वारीय ऊर्जा, और इसी क्रम में है परमाणु ऊर्जा। इन गैर परंपरागत साधनों को हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से खोज किया है। और ये क्या है, ये गैर परंपरागत साधन, यानी पहले से विद्यमान नहीं थे, इनकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से इनकी खोज अब किया है और ये जो है अब विकास की ओर अग्रसर हैं। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब इसी में जैसे कोयला है, डियर स्टूडेंट, कोयले के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। एग्जाम में आता है कोयले के प्रकार कौन कौन से, कोयला कितने रूपों में है, उनकी गुणवत्ता क्या है, इसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कोयले को देखेंगे कि कितने प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। तो पीट कोयला है, लिग्नाइट कोयला है, विटमिनस कोयला है और एंथ्रेसाइट कोयला है। ये कोयले के गुणवत्ता के आधार पे इनके वर्गीकरण किए जाते हैं। जैसे धातुओं के गुणवत्ता के आधार पे उनका वर्गीकरण किया जाता है लौह अयस्क का, वैसे यहाँ पे कोयले के गुणवत्ता के आधार पे उसका वर्गीकरण किया जाता है कि कौन सा कोयला कितने, क्या उसकी अवस्थिति यानी उसकी गुणवत्ता किस रूप में है। तो यहाँ पे कोयले के इतने प्रकार हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, और इसमें से जो सबसे उच्च कोटि का कोयला है वो एंथ्रेसाइट है। अब जैसे पीट कोयला है, लिग्नाइट कोयला है, इन सब में नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, इसमें कार्बन कम होता है, ये तापमान कम पैदा करते हैं। और इसमें जो सबसे गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयला जो सबसे सर्वोत्कृष्ट का माना जाता है और इसमें ताप भी उत्कृष्ट कोटि का होता है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट इसको लर्न रखेंगे कि सबसे उच्च कोटि का कोयला क्या है, कौन सा है, एंथ्रेसाइट। इसको लर्न रखेंगे। बाकी ये जो है निम्न स्तर के हैं। अब हम लोग कुछ अध्ययन करेंगे कोयले के क्षेत्र के बारे में, यानी कोयले के कौन कौन से क्षेत्र हैं। बहुत पुराना जो हज़ारों लाखों साल पहले के क्षेत्र हैं, कौन कौन से कोयले की क्या स्थिति है उसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। कोयले के जो मुख्य रूप से दो क्षेत्रों को डिवाइड किया गया है। एक है गोंडवाना कोयला क्षेत्र और दूसरा है टर्शियरी कोयला क्षेत्र।
गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो 2 लाख वर्ष पुराना है, सबसे पुराना कोयला जो क्षेत्र है उसे क्या नाम दिया गया है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र। और इसका जो टाइमिंग है यानी कितने साल पुराना है, तो ये 2 लाख वर्ष पुराना है। तो यानी गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा पुराना है और इसका जो काल अवधि है कितना है, 2 लाख वर्ष पूर्व। अब इसके क्षेत्र के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि गोंडवाना कोयला क्षेत्र किन किन क्षेत्रों में आता है। तो पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, झारखंड है। ये विशिष्ट रूप से ये गोंडवाना कोयला क्षेत्र में आते हैं। एग्जाम में इस तरह से कभी कभी पूछ लेता है गोंडवाना कोयला क्षेत्र के कौन कौन से प्रदेश आते हैं। इसी क्रम में दूसरा जो क्षेत्र है टर्शियरी कोयला क्षेत्र है, जो उत्तरी पूर्वी राज्यों यानी मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड तक विस्तृत है और ये 55 लाख वर्ष पुराना है। तो डियर स्टूडेंट, कोयले के जो 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, गोंडवाना कोयला क्षेत्र और टर्शियरी कोयला क्षेत्र। गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो 2 लाख वर्ष पुराना है और टर्शियरी कोयला क्षेत्र जो 55 लाख वर्ष पुराना है। तो इसमें सबसे पुराना जो है गोंडवाना कोयला क्षेत्र, इसको लर्न रखना है आपको, इस तरह से एग्जाम में आता है। कोयला का सबसे पुराना जो क्षेत्र है वो कौन सा है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र। और टर्शियरी कितना है, 55 लाख वर्ष पहले। तो दोनों में अंतर है, गोंडवाना 200 लाख वर्ष पर पुराना है और टर्शियरी आपका 55 लाख वर्ष पुराना है। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो इसी में जैसे है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा गैर परंपरागत साधन है, पहले से विद्यमान नहीं था। जैसे जैसे इसके संदर्भ में टेक्नोलॉजी की खोज किया गया, इसके संदर्भ में सौर ऊर्जा का विकास किया जा रहा है। सौर ऊर्जा जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ही सोलर सिस्टम जो प्लांट लगाए जा रहे हैं, इनके माध्यम से ऊर्जा उत्पादन किया जा रहा है और एक ऐसा स्रोत पेट्रोलियम, कोयले समाप्त हो सकते हैं, लेकिन सौर ऊर्जा सूर्य की किरणें, सूर्य जिसमें असीमित ऊर्जा का भंडार है, कभी खत्म न होने वाला, और ये विकल्प के रूप में हमारे यानी संपूर्ण मानव समाज के लिए है। इसका मैक्सिमम यूज़ करके हम देश का विकास कर सकते हैं। तो ऐसे में कई इससे फ़ायदे हैं। सौर ऊर्जा जो प्रदूषण रहित है, सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें यह है, एक अपार क्षमता है, अपार ऊर्जा का स्रोत है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी अच्छा नहीं होगा, कभी इसका क्षय नहीं होगा। और इसमें दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये प्रदूषण रहित है, यानी प्रदूषण नहीं फैलाएगा, जो मानव समाज के लिए सबसे बड़ा हानिकारक व्यवस्था है। यानी प्रदूषण जो है आने वाले समय के लिए सबसे विकट समस्या है, तो इससे निजात मिल सकती है। कोयला, पेट्रोलियम जो आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएगा, ऐसे अगर निरंतर यूज़ होता रहा, तो सौर ऊर्जा जो है सबसे महत्वपूर्ण साधन है और इसको जो है ऊर्जा के रूप में हम और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अब भारत में इसके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा दिशा में भी विकास तो ज़्यादा तीव्र गति से नहीं हुआ है, अभी इस दिशा में हम लोग अग्रसर हैं, लेकिन कुछ इसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं। भारत का सबसे बड़ा सौर पावर प्लांट, यानी भारत का जो सबसे बड़ा सौर पावर प्लांट है, कहाँ पे लगा है, राजस्थान के माधोपुर के निकट भुज में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पावर प्लांट कहाँ पे लगा है, तो राजस्थान के माधोपुर के यानी माधोपुर के निकट भुज में लगा है। डियर स्टूडेंट, इस तरह से सौर ऊर्जा के संदर्भ में आपने अध्ययन किया कि आने वाले टाइम में इसका जो है फ्यूचर बहुत अच्छा है। आने वाले टाइम में हम इसका सौर ऊर्जा के स्रोत के रूप में इसका यूज़ कर सकते हैं और देश का विकास कर सकते हैं, क्योंकि अन्य स्रोत हमारे आने वाले टाइम में ख़त्म हो सकते हैं, उनसे कई समस्याएं हैं। पृथ्वी से कोयला निकाला जा रहा है, प्लेटें खिसकती हैं, भूकंप आता है, प्रदूषण भी होता है, कई समस्याएं उससे हैं। तो इस तरह से हम सौर ऊर्जा के रूप में इसका उपयोग विद्युत उत्पादन में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसी क्रम में है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा भी ये भी एक आधुनिकतम स्रोत है और इसका जो मुख्य क्षेत्र जो है तमिलनाडु के नागरकोइल के से मदुरई तक ये इसका विस्तार है। यानी पवन ऊर्जा का जो उत्पादन किया जा सकता है, इन क्षेत्रों में अनुकूल परिस्थितियां हैं। यानी भारत जो है, जैसे हमने अभी सौर ऊर्जा के संदर्भ में बताया कि भारत के लिए ज़्यादा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? लॉजिक है कि भारत जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। जैसे जो ठंड प्रधान देश हैं वहाँ के लिए ये उपयुक्त नहीं है, लेकिन भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है यहाँ पे, और ऐसे में सोलर पावर को जो है ज़्यादा डेवलप किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं सोलर पावर के लिए जो है धूप अच्छी होनी चाहिए, कड़क धूप होनी चाहिए। अगर बादल रहेंगे तो तब भी जो है आप इसका विकास नहीं कर सकते। तो भारत जो है इसके लिए अनुकूल है, क्योंकि भारत जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, गर्म प्रधान देश है, और ऐसी परिस्थितियों में ये सारी चीज़ें हमारे अनुकूल हैं, जिससे हम इसका लाभ अधिक ले सकते हैं। तो इसी तरह से पवन ऊर्जा भी तमिलनाडु का नागरकोइल से लेकर के
मदुरई तक ये क्षेत्र जो है पवन ऊर्जा के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। तो कभी कभी ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पवन ऊर्जा के लिए कौन क्षेत्र किस स्टेट में सबसे बेहतर है, तो तमिलनाडु में, इसको लन रखेंगे। इसी क्रम में आगे हम लोग चलते हैं। ज्वारीय ऊर्जा, ये भी ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में इसका विकास किया जा रहा है। तो जैसे खंभात की खाड़ी है, यहाँ पे ध्यान देंगे, कच्छ की खाड़ी है, गुजरात व पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में ज्वारीय ऊर्जा के क्षेत्र में इस दिशा में कार्य कर रहा है। यहाँ पे ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ज्वारीय ऊर्जा जो समुद्री जो क्षेत्र होते हैं उनके समुद्री क्षेत्रों में वहाँ पे टरबाइन मशीनें लगा करके बिजली का उत्पादन किया जाता है। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं परमाणु ऊर्जा का अपार भंडार होता है, यानी कि यूरेनियम में इतना एनर्जी होती है जितना कि आपको कोयले में भी नहीं होती। 1 किलो यूरेनियम में जितना एनर्जी मिलेगी आपको कई हज़ार टन कोयले में उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी। यानी कि एक प्रकार से परमाणु ऊर्जा जो है ऊर्जा का अपार स्रोत है और इसमें यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग करके ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पे, यूरेनियम और थोरियम, इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है किसके लिए, ऊर्जा के उत्पादन के लिए। इसी क्रम में है भूतापी ऊर्जा। भूतापी ऊर्जा भी समझेंगे, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु हर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि भूतापी ऊर्जा के कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो इसको भी अब इस तरह से लन रखेंगे। भूगर्भ की ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, यानी भूगर्भ की जो ऊर्जा है, जो गर्म क्षेत्र है, वहाँ की ऊर्जा का उपयोग किसके लिए किया जाता है, विद्युत उत्पादन के लिए। तो वहाँ पे ऐसी परिस्थितियाँ भूगर्भ में हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है, वहाँ पे हीटिंग होने के कारण जो जल होता है बहुत ज़्यादा जब गर्म हो जाता है तो उसमें प्लेट डाल करके बिजली का उत्पादन किया जाता है। यानी पानी इतना ज़्यादा उबलता रहता है और उसमें प्लेटें लगा करके बिजली उत्पादन किया जाता है। तो ऐसे में भारत में ऐसे कौन सी जगह पे है, तो भूतापी ऊर्जा का जो स्रोत है इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे कि भूतापी ऊर्जा का स्रोत जो है कहाँ कहाँ पे है। तो उत्तराखंड में चमोली है, हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी है, जम्मू कश्मीर में पूंग घाटी है और छत्तीसगढ़ में ताता पानी है। तो ये क्षेत्र जो है भूतापी ऊर्जा के लिए बहुत ही अनुकूल है। इस तरह से एग्जाम में आता है कि भूतापी ऊर्जा के कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो भूतापी ऊर्जा के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ पे भूतापी ऊर्जा के माध्यम से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपने अध्ययन किया ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं, ऊर्जा संसाधन क्या है और इनके कौन कौन से स्वरूप हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, इनकी स्थिति क्या है, इसके संदर्भ में आपने अध्ययन किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नए वीडियो में नए विषय के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।